Good morning, everyone. Welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today, we will discuss the editorial page. So, in the editorial page, there are 4 important articles. Let me give you a brief about those. First one is The Cry on the Wall. This article is related to the second wave of COVID and what government should try to understand what people want to tell them. They don't want discussions, they don't want any commitments. What they want is action, they want is result. So this is all is told in the Cry on the Wall article. We'll discuss it in detail. The next one is vaccine facts versus narratives. In this article, the writer is telling us about the 2 giant vaccine manufacturer of India. They have told about them कि उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया, कितनी कैपेसिटी उनके पास थी, उन्हें कितना सपोर्ट मिला, वैक्सीन क्राइसिस क्यों हुई, ये सब इस आर्टिकल में शेयर किया गया है जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देन द नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग साइंस टू पावर. यहाँ पे अजीम प्रेमजी ने एक अपील करी है रिसेंटली. उन्होंने क्या अपील करी है, क्यों ये अपील करी है, सुपरस्टिशियस को साइंस से कितना रिलेट करना सही है, इसके बारे में इसमें बात करी गई है. एंड द लास्ट वन इन अ न्यू लाइट इज अबाउट द जेल. ये कहा गया है कि जेल को डीकंजेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है इस पैंडेमिक को ध्यान देते हुए, बिकॉज प्रिजनर्स ऑल्सो हैव द राइट टू अ हेल्दी लिविंग. राइट, यहाँ पे हाउस अरेस्ट का एक ऑप्शन दिया गया है कि जिसे हमें इनकलकेट करना चाहिए. तो ये सारी बातें इन 4 आर्टिकल्स में दी गई हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स दिए गए हैं काफ़ी, और क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है तो कोविड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम सारे आर्टिकल्स वन बाय वन देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द क्राई ऑन द वॉल. दिस आर्टिकल अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने कुछ 25 लोगों को अरेस्ट किया था. दिल्ली पुलिस, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस जो है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है. राइट, तो अभी कुछ वॉल्स पे 25 लोगों को पकड़ा गया था क्योंकि उन्होंने वॉल्स पे, दीवारों पे, पब्लिक प्लेसेस की दीवारों पे कुछ पोस्टर्स पोस्ट किए थे. और उन पोस्टर्स में क्या था कि वो थे कुछ क्रिटिक्स को लेके, पीएम के अगेंस्ट में, उनकी वैक्सीनेशन ड्राइव के अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव कमेंट्स लिखे हुए थे उन पोस्टर्स पे, जिनको इन 25 लोगों ने पेस्ट किया था दीवारों पे. इस पे एक प्रोटेस्ट की अपील की गई थी. इसमें उन्होंने हेल्प मांगा था लोगों से और अपनी वॉइस रेज करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया था. अब जब इनको अरेस्ट किया गया तो पता चला कि इन लोगों ने डेलिबरेटली ये पोस्टर्स नहीं पोस्ट किए थे, इन्हें पैसे दिए गए थे. और ये जो 25 लोग थे, इनमें से कुछ लोग बेरोजगार थे, जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी, जवान लोग थे लेकिन नौकरी नहीं थी, और कुछ लोग डेली वेज लेबरर्स थे जो कि हर दिन दिहाड़ी मजदूर थे, जो कि रोज काम करते थे और उन्हें पैसा मिलता था. बट क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो चुका है तो इन लोगों ने ये पोस्टर्स अर्न किए थे और इनके अगेंस्ट में इनको पैसे दिए गए थे. राइट, टू अर्न लिविंग दे पोस्टेड दीज पोस्टर्स ऑन द वॉल. तो यहाँ पे रीजन चाहे कुछ भी हो कि पॉलिटिकल जो लोग थे उनके थ्रू इन्होंने पोस्टर्स पोस्ट किए, या फिर जो भी रीजन था, इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब डरे हुए हैं, मजबूर हैं और अपनी जिंदगी चलाने के लिए नहीं क्या करें. तो ऐसे लोगों की ऐसे लोगों का फायदा उठाती है पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसलिए इसी पोस्ट से रिलेट किया गया इस आर्टिकल के टाइटल को, द क्राई ऑन द वॉल. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्ट नहीं कर रही है इस सिचुएशन से. जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिनको लोगों ने इलेक्ट करके उनकी कुर्सी पे बिठाया है, वो लोग एकदम से गायब हो चुके हैं. अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो मोदी जी 4 हफ्तों में 4 बार उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दी और लॉकडाउन के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई. स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जब घोषित किया था तब भी उन्होंने टीवी पे, रेडियो पे आके उन्होंने बताया था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें. उन्होंने 4 अपीयरेंस तो दिए ही थे 4 हफ्ते के अंदर, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, जो हमारी A1.3
जो हमारी पॉपुलेशन है वो परेशान हो चुकी है, वो उन्हें रिजल्ट्स चाहिए, ना कि उन्हें कमिटमेंट्स और स्पीचेस चाहिए। दे डोंट वांट कमिटमेंट्स और स्पीचेस, दे वांट रिजल्ट्स। अभी रिजल्ट्स कैसे आएंगी? इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि अभी जो सेकेंड वेव है कोविड का, ये बहुत ब्रूटल है। इसने लोगों को मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत सफ़र कराया है और गांव-गांव तक पहुंच गया है। अगर एक डेटा देखा जाए तो हमारी इंडिया में 36 लाख एक्टिव केसेस हैं, और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको बोलूं तो कुछ 700 प्लस इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में से 533 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें 10% पॉजिटिविटी रेट है। अब ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमें ये प्राउडली इसको नहीं अनाउंस करना चाहिए कि 10% पॉजिटिविटी रेट रह गई है। नहीं, ये एक तरीके से और भी एगोनी एडअप कर रही है, और भी ग्रीवियंसेस एडअप कर रही है लोगों के दिल में, लोगों के मन में, क्योंकि जिन लोगों के परिवार में, रिलेशन में लोग मरे हैं वो और दुखी हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को लोगों से सहानुभूति शो करनी चाहिए, और उन्हें ऑन पेपर्स एक्शंस ना दिखा के उन्हें ग्राउंड लेवल पे एक्शंस दिखाने चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम अभी कुछ आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि पंचायत लेवल को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो रूरल एरियाज में घर घर में वो जो मेडिकल किट्स हैं वो अवेलेबल करवाएं, ऑक्सीमीटर अवेलेबल करवाएं, इनको एजुकेट करें ताकि वो घर पे रहते हुए भी कोविड क्राइसिस से बाहर निकल सकें। तो ऐसे बहुत से स्टेप्स बोले जा रहे हैं, बट पीपल दे डोंट वांट डिस्कशंस, दे डोंट वांट स्पीचेस, दे वांट रिजल्ट्स। वी नीड टू एम्पथाइज विद द पीपल, गवर्नमेंट नीड्स टू एम्पथाइज विद द पीपल। उनके जूते में पैर रख के देखिए कि वो क्या सफर कर रहे हैं, राइट। हर कहीं त्राही मची हुई है। तो इसमें यही बोला गया है कि लीडरशिप जो है उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उनको एडमिट करना चाहिए कि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं है और हम उसको सही करेंगे। हम स्टेप्स क्या ले रहे हैं उनको ये बताना चाहिए, राइट। तो इसलिए बोला गया है कि गवर्नमेंट शुड रिलेट to the grievances, to the agonies, to the pain of the people that they are facing. All right, let's move to the next article, which is speaking science to power. Yes, this article is very important. अभी रिसेंटली अजीम प्रेम जी, जो कि फाउंडर चेयरमैन है विप्रो लिमिटेड के, प्लस उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी चलती हैं, वो बहुत से फिलैंथ्रोपिस्ट काम भी करते हैं, उन्होंने एक अपील की है कि हमें कोविड से फाइट करना है साइंस, गुड साइंस की मदद से। टू फाइट द पैंडेमिक विद गुड साइंस एंड ट्रूथ वुड हैव साउंडेड बैनल, ये उन्होंने बोला है। अब ये क्यों बोला है, इसके पीछे का रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि इंडिया में सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस है वो बहुत ज्यादा हैं, राइट। हर कोई अपने दुखों को दूर करने के लिए, किसी चीज की चाह में, वो बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे बिना एक थिंकिंग के साधु संतों ने कुछ बोला उसके बारे में सोच के, सुन के उनसे मदद लेने चले जाते हैं। बहुत सी उल्टी सीधी पूजा पाठ करते हैं, आई मीन सुपरस्टिशियस ज्यादा है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें साइंस के थ्रू इस क्राइसिस को फाइट करना है, ना कि सुपरस्टिशियस को ध्यान में रखते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि साइंस को, सुपरस्टिशियस को और फेथ को, तीनों चीजें अलग अलग हैं, और हमें फेथ को सुपरस्टिशन से मिला के नहीं देखना चाहिए। हमें साइंस को साइंस की तरह से देखना चाहिए। अगर ये कहा जा रहा है कि आप कोविड पॉजिटिव है या आपको कोई इन्फेक्शन है, तो आप दवाइयां लीजिए, आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, डॉक्टर जो कहते हैं उनको फॉलो करिए, रादर देन फॉलोइंग दीज एन नंबर ऑफ वीडियोज विच हैव बीन शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप। इस आर्टिकल में व्हाट्सएप को यूनिवर्सिटी की तरह बोला गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि रोज हजारों वीडियोज शेयर किए जाते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, और डिफरेंट ट्रिक्स से। जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि कहा जा रहा था कि आधे प्याज को कट करके उसमें नींबू डाल के उसको चाटिए तो आपका कोरोना भाग जाएगा। अब ये कोई कोरोना क्या कोई इंसान है जो आप उसको डराएंगे और वो भाग जाएगा? नहीं, ये सुपरस्टिशियस है कंप्लीटली। कोरोना किसी सुपरस्टिशियस के थ्रू नहीं भागेगा, उसके लिए हमें साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ड्रग्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें यही बोला गया है, और ये कहा गया कि जो फेथ है,
आप देखते हैं कि कुंभ मेला होता है, अभी भी कुंभ मेला हुआ है और हजारों की तादाद में बहुत से लोग वहां पे गए हैं। वो इसलिए नहीं गए हैं कि इनको ये लगता है कि अगर वो डुबकी मारेंगे गंगा जी में तो वो एकदम उनको कोविड नहीं होगा। वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनकी भगवान पे एक श्रद्धा है, राइट, उन्हें उनकी एक श्रद्धा है। तो फेथ अलग चीज होती है। फेथ हमें भरोसा देता है कि हाँ अब सब कुछ सही हो जाएगा, दिस फेस विल टू पास। बट सुपरस्टिशियस एक गलत चीज है। अभी रिसेंटली आपने 2013 में एक सोशल एक्टिविस्ट को असैसिन किया गया था, उन्हें मार दिया गया था, राइट। इनका नाम है नरेंद्र दाभोलकर। ये एक डॉक्टर थे और सोशल एक्टिविस्ट थे, राइट। इन्होंने इनकी एक समिति चलती है जिसको कहते हैं, जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्हें कुछ लोगों ने 20 अगस्त 2013 को मार दिया गया था, इनका मर्डर कर दिया था। इनको पहले धमकियां भी बहुत आती थी, तो इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई थी, लेकिन इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर मुझे अपने देश में रह के मुझे पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी तो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि मुझ में कुछ कमी है। इन्होंने ये चीज कही थी कि मुझे अपने देश में रह के पुलिस प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लोगों के खिलाफ थोड़ा ना खड़ा हूँ। वो तो उन्होंने कहा था कि मैं तो जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, जो तांत्रिक और जो काला जादू वगैरह होता है, वो इसके अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि इससे किसी का नुकसान हो, राइट। तो इसी वजह से 2014 में उनके इस सोशल वर्क को देखते हुए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पॉस्टुमसली। पॉस्टुमसली का मतलब होता है मरने के बाद उन्हें पद्मश्री दिया गया था। तो नरेंद्र दाभोलकर जी का मर्डर किया गया था, वो इसी वजह से किया गया था क्योंकि वो चाहते थे कि सुपरस्टिशियस लोगों के दिल से, दिमाग से हट जाए, राइट, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होता है। और तो इस पूरे आर्टिकल में यही चीज बोली गई है कि हमें गुड साइंस से हमें कोविड को फाइट करना है रादर देन सुपरस्टिशियस। ओके, हमें सुपरस्टिशन नहीं बनना है, हमें भगवान पे फेथ रखना है, उन पे भरोसा रखना है। लेकिन जब कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी हमें साइंस की बदौलत ही हम उससे पार पा सकते हैं। तो ये था इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल रजनी बख्शी जी ने लिखा है, जो कि एक ऑथर भी हैं और फाउंडर ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अहिंसा कन्वर्सेशन, इसकी फाउंडर भी हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज फैक्ट्स, वैक्सीन फैक्ट्स वर्सेस नैरेटिव्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारी जो 2 इंडिजिनियस वैक्सीन हैं उनके बारे में, और इंडिया में क्यों इतनी क्राइसिस हो गई है, क्योंकि हो गई है, और हमने एक्सपोर्ट क्यों किया, ये सब बहुत सी चीजें बताई गई हैं, right. So this article has been written by Kumi Kapoor and she is the counseling editor of the Indian Express, right. इसमें इन्होंने बोला कि यार बिगेस्ट एसेट्स 2 इंडिजिनियस वैक्सीन प्रोड्यूसर्स यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक, ये इन्होंने हमें 2 बड़े वैक्सीन दिए हैं जो लोगों को लग रहे हैं, क्योंकि फॉरेन वैक्सीन अभी जैसे स्पुतनिक है वो भी आई है, राइट, बट उससे पहले ये मार्च से ये वैक्सीन अवेलेबल हो गई थी। सो इन्होंने कहा कि बिगेस्ट एसेट्स 2 इंडिजिनियस वैक्सीन प्रोड्यूसर्स वर अनेबल टू मीट डिमांड बिकॉज दे हैड बीन प्रोवाइडेड नो इंसेंटिव टू एक्सपैंड फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट व्हिच हैज आल्सो नॉट थॉट ऑफ ऑफरिंग कोवैक्सीन IPR टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, राइट। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो पहली वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है और बहुत ज्यादा बल्क में बनाई गई, राइट। अब सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो इसलिए वो वर्ल्ड में द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इज इंडियन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब ये इतनी ज्यादा बल्क में बनाई जाती है, उसकी खासियत, इनकी वैक्सीन की खासियत ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है और जो कॉस्ट है पर वैक्सीन पर वायल वो बहुत लो है, अफोर्डेबल है, और सेकेंडली इनका जो प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, राइट। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब ये लोग जो वैक्सीन बना रहे थे उसमें इनको 2 जगह से फंडिंग मिली थी, 2 फॉरेन फंडिंग मिली थी। पहला तो यूनिसेफ से और दूसरा गेट्स फाउंडेशन से इनको फंडिंग मिली थी, राइट। अब जो साइरस पूनावाला है वो इसको हेड करते हैं और दिस सीरम इंस्टीट्यूट इज अ मुंबई पूना बेस्ड कंपनी, राइट। तो इन्होंने एक वैक्सीन इन्होंने बनाई और दूसरी वैक्सीन जो थी वो भारत बायोटेक ने बनाई, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि सीरम इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कहा जाता है, क्यों? ऐसा कैसे हुआ कि इंडिया ने अपना नाम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में से एक कंट्री इंडिया बनी, ऐसा कैसे? तो इसका जो पूरा क्रेडिट है वो मोरारजी देसाई को जाता है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और वो बॉम्बे के सीएम भी रहे हैं। तो जब वो बॉम्बे के सीएम थे तो उन्होंने क्या किया था कि जो भी जो हॉर्स इंडस्ट्री थी पूना की, वो पूरी उन्होंने बंद कर दी थी। तो जो ये साइरस पूना वाला थे, उस समय उनकी स्टड फार्म्स हुआ करते थे, क्योंकि वो घोड़े का वहाँ पे रेस कोर्स वगैरह काफ़ी है पूना में, अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो उनका पूरा जो हॉर्स रिलेटेड जो पूरा बिजनेस था वो पूरा शट डाउन हो गया। तो उनको था कि अब हमें कुछ तो नया करना है, तो उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खोला, राइट। तो इस वजह से जो इंडिया को वैक्सीन में इतना आगे ले जाने का जो श्रेय है वो मोरारजी देसाई जी को जाता है, राइट। तो अब बात करते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जब हमारा भारत कोविड क्राइसिस झेल रहा था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसके बाद, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है, तो उसको बहुत सारे फॉरेन कंपनीज ने और इंस्टीट्यूशंस ने ऑफर किया कि हमारे साथ मिलकर वैक्सीन बनाओ। बट उन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन बनाया, और क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना वैक्सीन रिसर्च जो था वो एस्ट्राजेनेका को दिया, और इसमें डील ये हुई थी कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है साल के एंड तक 1 बिलियन डोज बनाएगा, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को ऑफर किया जाएगा, प्लस जिसमें इंडिया भी रहेगा, राइट। तो उनका ये था कि एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके वो लोग वैक्सीन बनाएंगे, 1 बिलियन डोजेस बनाएंगे ईयर एंड तक, और उसको पूरे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो एक्सपोर्ट करेंगे लो कॉस्ट पे। बट यहाँ पे टर्न ये आया, ट्विस्ट तब आया जब अदार पूनावाला, जो कि सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, उन्होंने प्रोडक्शन जो था वैक्सीन का वो बढ़ा दिया, और उन्होंने क्या किया कि खुद के $600 मिलियन खुद से इन्वेस्ट किया, अपार्ट फ्रॉम जो कि उनको बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ ही रहा था यूनिसेफ से, गेट्स फाउंडेशन से, उसके अलावा उन्होंने $600 मिलियन इन्वेस्ट किया। अब ये क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इन्होंने ये एस्टिमेट किया कि हम 100 मिलियन डोजेस बनाएंगे। कहाँ पहले 1 बिलियन डोजेस की बात थी, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम 100 मिलियन डोजेस बनाएंगे और वो 92 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। और तो इन्होंने इनका एस्टिमेशन तो $100 मिलियन का था, लेकिन दिसंबर 2020 के एंड तक इन्होंने 200 मिलियन डोजेस बना के तैयार कर लिए थे, इन्होंने स्टॉक कर लिए थे 200 मिलियन डोजेस ऑफ द वैक्सीन। और तब तक इंडिया ने इसको क्लियरेंस भी नहीं दिया था, इंडिया तब तक श्योर नहीं था कि इनका वैक्सीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने इंटरनली ये बना के रख लिया था। इसलिए कहा जाता था कि भारत आत्मनिर्भर हो चुका है, राइट। और इसके लिए इनको मनी जो मिला था वो बाहर से भी मिला था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिसेफ से भी इनको फंडिंग हुई थी, गेट्स फाउंडेशन ने भी फंड किया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, जिसके लिए भी जो चीजें एक्सपोर्ट हुई थी वो भी फॉरेन से आई थी। बट स्टिल आत्मनिर्भर भारत में इसने अपना मार्क शो कर लिया, राइट। अब एक और कंपनी है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक जो है वो, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, राइट। और इसके जो फाउंडर हैं, थोड़ा सा फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। भारत बायोटेक के जो फाउंडर हैं वो है साइंटिस्ट कृष्णा एला, ये एक डॉक्टर हैं, और इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी। इन्होंने 2020 में ICMR के साथ टाई अप किया और कोवैक्सीन प्रोड्यूस करी। कोवैक्सीन प्रोड्यूस इन्होंने करी, इनको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला, इनको शॉर्टेज था, पैसे का शॉर्टेज था, इंफ्रा का, प्रोडक्शन स्पेस का शॉर्टेज था, लेकिन स्टिल इन्होंने कोवैक्सीन मार्केट में लेकर आए ये लोग इनके। और इन्होंने मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो कृष्णा एला हैं, जो फाउंडर हैं भारत बायोटेक, इन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि इनको किसी गेट्स फाउंडेशन से कोई पैसा नहीं मिला है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको सपोर्ट किया है, राइट। बट स्टिल इन्होंने कोवैक्सीन मार्केट में लेके आ गए। अब नैरेटिव ये है कि इंडिया ने हर प्लेटफॉर्म पे ये बोला कि इनका 2021 तक 2 वैक्सीन आ जाएंगे, जो कि जैसा चल रहा था उस हिसाब से आने भी थे और आ भी गया था। तो जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी, इन्होंने ये जब वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने 21 डेज में 5 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है,
लेकिन ये इनका ये जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट तो सही था, लेकिन ये अपना फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर पाए कि आगे के टाइम में क्या होने वाला है, कि क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज स्टार्ट होने वाली थी, जिस तरीके के गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए फ्यूचर में, उसके हिसाब से वैक्सीन की शॉर्टेज होने वाली थी। इन्होंने ये नहीं देखा कि जब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया का, तो 5 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक बूंद है, राइट। और जो वीके पॉल, द हेड ऑफ कोवैक्सीन टास्क फोर्स, जो कि वैक्सीनेशन ड्राइव को हेड कर रहे थे, उन्होंने भी इस चीज को नहीं भांपा। वो भी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम इस चीज को पार ले जाएंगे, हमें वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं फेस होगी, राइट। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टाइम तक, फरवरी मार्च तक, जो सीरम इंस्टीट्यूट था वो कुछ 60 से 70 मिलियन डोज बना रहा था पर मंथ, जबकि भारत बायोटेक सिर्फ 15% ही इसका कर पा रहा था, राइट। अब रियलिटी चेक तब हुई जब मार्च में 60 अबव एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ओपन कर दिया गया, और मई के मंथ में, 1 मई से जब 18 इयर्स अबव के लिए वैक्सीनेशन ओपन किया, तब तो और भी ज्यादा क्राइसिस हो गई। 100 सेंटर्स दिल्ली में बंद करने पड़ गए थे, राइट। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने फोरकास्ट नहीं किया, इन्होंने अपने फैक्ट्स को चेक नहीं किया, जो इन्होंने सोचा था उससे चेक नहीं किया। तो इनका ये लोग डिमांड सप्लाई जो गैप था वो बहुत बढ़ता गया। अभी डिमांड सप्लाई गैप बढ़ा क्यों, ये सोचने वाली बात है। तो वो इसलिए बढ़ा क्योंकि जो दो कंपनीज, जो इतनी बड़ी जायंट कंपनीज थी जो इंडिया को वैक्सीन प्रोवाइड कर रही थी, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरा भारत बायोटेक, इनको इन्होंने कुछ इंसेंटिवाइज नहीं किया, इनको इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन इतने हाई लेवल पे कर रहे हो, जहाँ पे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, प्लस आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे बहुत जरूरत है कि आप अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी आप उसको भी बढ़ाएं, आप उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, जो कि नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं गया, राइट। जबकि जब उनका ध्यान गया तो काफी लेट हो चुका था। तो उन्होंने अप्रैल में, आप सोचिए, वैक्सीनेशन में उन्होंने अप्रैल में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया भारत बायोटेक को, राइट। अब एक चीज और है कि यहाँ पे पैसे की तो प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात हुई कि पैसे की प्रॉब्लम काफी हुई। कैपिटल कहाँ से आएगा जब 250 रुपए का जो वैक्सीन बिक रहा है मार्केट में, उसमें से 100 रुपए तो हॉस्पिटल्स का फीस है, वही ले रही है। तो 150 रुपए में कौन किसका भला होगा? क्या 150 रुपए में कंपनीज रॉ मटेरियल परचेज कर पाएगी जब बल्क में करनी है, राइट? तो एक सबसे लैगिंग फेज तो यही था कि मार्जिन बहुत कम थे, राइट। और ये चीज किरण मजूमदार जो है बायोकॉन की जो हेड हैं, जो बायोकॉन की फाउंडर हैं, उन्होंने इस चीज को फोरकास्ट किया था कि थोड़ा सा जो मनी जो एक फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए फिर जब क्राइसिस ज्यादा बढ़ी और जब सरकार ने ये कहा कि हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने जो फैसले हैं वो ले, तो उसमें क्या हो गया कि हर स्टेट ने अपनी खुद की प्राइसिंग कर दी, राइट। अब ये प्राइसिंग इसलिए भी हुई क्योंकि शॉर्टेज था, और प्लस फर्स्ट में से 18 प्लस एज के जो लोग थे उनके लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव ओपन कर दी गई थी, राइट। तो ये पूरा इस आर्टिकल में यही शेयर किया गया है कि गवर्नमेंट जो फैक्ट्स थे, जो रियलिटी चेक था, वो उसका एक्चुअल आकलन नहीं कर पाई। इस वजह से उसे वैक्सीन शॉर्टेज फेस करना पड़ा, और उसके बाद फिर इन्होंने जो अपना एक्सपोर्ट था वो भी थोड़ा सा कम किया, कुछ जगह पे बंद कर दिया, राइट। तो और यही रीजन था कि गवर्नमेंट को, इंडिया को ये क्राइसिस फेस करना पड़ा है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज इन अ न्यू लाइट. This article is about the jail and the prisoners. इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हाउस अरेस्ट को एक हेल्दी ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जेल्स में काफी चीजें ऐसी हुई कि किसी को कि बहुत से जो प्रिजनर्स थे उनका कोविड से डेथ हो गया, कुछ को उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया गया, या फिर फाइनल राइट्स जब जलाने वाले की क्रिया होती है तब जाने दिया गया। तो उसमें ये बोला गया कि कोविड के टाइम पे बहुत
जेल्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसमें प्रिजन्स को डीकंजेस्ट करना चाहिए और और हमें प्रिजनर्स को पैरोल पे छोड़ना चाहिए। पैरोल पे छोड़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उनकी एज क्या है, उन्हें कोई तकलीफ, कोई बीमारी वगैरह है कि नहीं है, उनका नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, उन्हें कितने साल की सजा सुनाई गई है, उनका जेल के अंदर क्या उनका रवैया है, उनके चार्जशीट में क्या लिखा गया है, कितने टाइम के लिए उनको रहना, उनका जो उनका ऑफेंस है वो कितना सिवियर है। ये सब चीजें देखते हुए हमें हाउस अरेस्ट का ऑप्शन देना चाहिए। और क्योंकि प्रिजनर्स ऑल्सो हैव द राइट टू हेल्दी लाइफ, राइट टू हेल्थ उनके पास भी है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देते हुए प्रिजन्स को डीकंजेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और हाउस अरेस्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है, राइट। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट today's editorial. See you tomorrow with the new editorial. Till then, take care. Bye bye.